हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 3। 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे, 80 घाट, बनारस। चलिए सुनते हैं कहानी। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं। ये सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखने की कोशिश करने लगा। वो टहलते हुए 80 के दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वो अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें से कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी भी यही है कि यहाँ आकर आदमी वो समझ लेता है जो उसको समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुराकर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट। नाउ गिव 100 रुपीज नोट। lakhs rupees blessing in 100 rupees only। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहना सोनिया के पपेट हो जे 2019 चुनावे बदे कांग्रेसिया प्रियंका के आ उतारी तो बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाई। राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नई थी। वह वहीं दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल चाहिए? एकदम A1 माल है सर। सर पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वो लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम बोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए एक सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। वो यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वो चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वो कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता ही नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौड़ी की दुकान दिखी, जहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था।
ये देखकर सुदीप रुका, कचौड़ी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपए की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपए का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी, वो 100 रुपए का नोट देखकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वो छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपए रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वो अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 9 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसको देखकर हल्का सा चौंकी और बोली, ओह, द सुदीप यादव जी। सवाल बाद में, ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पिए कि नहीं? हाँ, सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज इसी टाइम पर 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज पूछ लो। चित्रा ने चुस्की बकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मजा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक तो दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे? सुदीप ने पूछा। वैसे तुमको ये तो नहीं लग रहा कि मैं चेप हो रहा हूँ? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढना हो तो तुम प्लीज, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप हो तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानूंगी, अब बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, वॉट वी टॉक अबाउट वेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था कि पढ़कर कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफे बंद करके फुल टाइम लिखने का फैसला किया। मुझे ये चीज बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना न हो। तो तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर से शुरू कर सकते हो? पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि मैं 35 की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वो सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वो आरती वाली जगह से थोड़ा सा आके बैठे हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर न रही हो, ऐसी शामें कभी कभार आती है, जब कोई जल्दबाजी न हो कि कुछ न कुछ बोलते रहना है। वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दे। वो बड़ी अच्छी बातें करता है या वो बहुत बड़ी अच्छी बातें करती है के बजाय कभी कोई ये क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है।
किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोई भी कोशिश न करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने का सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू हैं। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ, अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है। मैं परसों तक यहाँ रुका हूँ। कल तो सारनाथ जाऊंगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहां से चला गया। चित्रा ने उसको पलट कर नहीं देखा। सुदीप ने पलट कर चित्रा को देखा। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वो बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह यह थी कि वो आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएम से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था। ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ जाते थे जैसे कि नंबर न होकर लोग हों जिनकी शक्ल वो पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वो शेयर वाले पन्नों को घंटों पढ़ता। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वो सब कुछ पढ़ जाता। वो शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th के बाद 2 साल तक तो वो आईआईटी जेईई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने ये सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। वो आगे की पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ये बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वो शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया था। वो अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी कंपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डिवोर्स ना होना ज्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ न कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वो कभी न कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़े मुंहफट थी, तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूंकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी जिंदगी काट सके। वो सोचती थी कि किताब लिखकर वो अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी ना कर पाने की वजह से वो जिंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं। जहाँ चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं, वो ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले कि फिर यह हंसी रात हो न हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? क्या पीते हो तुम?
मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी। ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला कि वो बाद में कभी कहीं कॉफी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नजर से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। चित्रा ने कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे के सभी पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।